नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज खोजी न्यूज़ के खास कार्यक्रम जन्मदिन विशेष में हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध समाज सेवी मनीष चौधरी। मनीष चौधरी जी, आपको जन्मदिन की बधाई हो सबसे पहले। धन्यवाद मान्यवर जी। अच्छा, आपका सामाजिक जीवन कैसा रहा है? देखिए, सामाजिक जीवन तो अगर हम किसी सही रास्ते पर चले तो बड़ा कठिनाई वाला भी है। और अगर हम आज आप जैसे देख रहे हैं कि जन्मदिन भी है, आपने हमने विश भी किया, बहुत लोगों के कॉल भी आ रहे हैं, तो सभी का धन्यवाद भी है। आपके माध्यम से आपको भी धन्यवाद। आपके मतलब जिस तरह से आपने आज हमारे कार्यालय पर आकर के हमें इस लायक समझा कि आप हमारा इंटरव्यू भी लेने पहुँचे, तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष तो लगा ही होगा ना आपको। देखिए, सामाजिक कार्य मेरे बचपन से ही मेरी इच्छा थी, क्योंकि हमारा बचपन उन परिस्थितियों से गुजरा है जो शायद किसी के साथ ना गुजरे। क्योंकि हमारे माता पिता उन्होंने मजदूरी और ऐसी स्थिति में कि 40-45 की एज में आके उन्होंने ऐसे मेहनत करके, काज बटन करके, सिलाई बटन करके हमारे पूरे परिवार को पाला। हम 5 भाई बहन थे। आपने कहा कि मेरे पिताजी ने 45 साल की उम्र में आकर सिलाई सीखी। उससे पहले क्या किसी गवर्नमेंट जॉब में थे या कोई और कार्य करते थे? हाँ, उससे पहले मेरे फादर जो हैं सर्विस जो करते थे वो मिलिट्री में थे, आर्मी में थे। आर्मी में टैंक मास्टर थे वो। और आपको जान के शायद दुख भी होगा और आपको ये भी अच्छा लगेगा कि मैं उस पिता की औलाद हूँ जिसने कि वीर अब्दुल हमीद साहब, जो कि हमारे भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई हैं उसमें वो शहीद हुए थे, तो उनके टैंक के साथ उनकी ड्राइव जो करने वाले थे वो हमारे पिता थे। और हमारे पिता को कभी आज भी हमारी माता जी बताती हैं कि उनको राजू के नाम से जाना जाता था पूरे आर्मी कैडर में। राजू की एक ऐसी पहचान थी वहाँ पर, क्योंकि वो टैंक किसी भी हाइट पे पहुँचाना होता था तो वही पहुँचाते थे। जब आपके पिता के साथ दुर्घटना हुई और आपके पिता अपने जनपद में आ गए, तो फिर प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा कोई उनको मदद मिली या नहीं? देखिए, मदद का तो बात की है। मुख्य लड़ाई जब हमारी देश की और दुश्मन देश की चल रही थी, तो उस समय लड़ाई के दौरान जैसे ही उन्होंने टैंक से अपना सिर निकालने के ऊपर देखा कि आगे क्या आपकी स्थिति है, तो उधर से जैसे ही बम आया तो उनको सिर से होके निकला। उसमें उनकी आँख भी डैमेज हुई और अदर भी नुकसान हुआ। पता नहीं किन परिस्थितियों में कैसे। अब देखो, हमारी माताजी जो बताती हैं, तो क्योंकि इस समय उम्र उनकी एज भी ज़्यादा है, आज वो जीवित भी हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जैसे हमें बताया कि हमारे पापा जो हैं एक तरह से डेड मान लिए गए थे। शायद वो कोई भी कैडेट या कोई अधिकारी उनको बाई प्लेन जब ये हादसा हुआ तो उठा करके उन्होंने एडमिशन भी कराया। शायद वो दिल्ली गए या फिरोजपुर गए, इसका मुझे भी, लेकिन 5-6 महीने वहाँ एडमिट रहे। हमारे माताजी के द्वारा कि गांव में उनकी वर्दी तक भी वापस आ गई थी। ये कहा दिया गया था कि वो इस युद्ध में शहीद हो गए, लेकिन कुछ महीने बाद जब उन्हें होश आया, उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की, तो तब उन्हें पता चला कि ये जवान जिंदा है। अब धीरे धीरे बात नौकरी की आई, क्योंकि आर्मी जो अधिकारी होता है अपने आप में शरीर में अगर स्वस्थ हो तो उसको देश की सीमा पर भी खड़ा किया जाता है, लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं। लेकिन उस स्थिति में कहीं ना कहीं उनके अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि अभी तुम इस लायक नहीं हो कि आपको युद्ध पे भेजा जाए या कहीं अदर ड्यूटी लगाया जाएगा। वो आप बताइए कि आपको कैसे करना है। कुछ अधिकारी हो सकता है कि आपस में, देखो ये हर डिपार्टमेंट में ना एक दुश्मन कोई ना कोई किसी का होता है, चाहे वो कोई आदमी ऊंचा होता है उसके लिए, कोई अच्छा होता है उसके लिए। तो उनको ये कहा गया कि आप टैंक ना चला करके आप ऑफिस में फाइलें पकड़ाने का काम करें। लेकिन मेरे पिता एक खुददार किस्म के आदमी थे। उन्होंने ये कहा कि आज तक मैं यहाँ पे ट्रेनिंग भी देता था, कुछ लोग जो हमसे छोटे थे वो हमको सैल्यूट मारते थे, तो क्या मेरा स्टेटस एक मुख्य लड़ाई लड़ने के बाद इतना गिर गया कि मुझे ऑफिस में फाइलें पकड़ानी पड़ेगी और मुझको सैल्यूट मारने पड़ेंगे? तो ये बहुत ही छोटी बात शायद उन अधिकारी को रही कि उन्होंने ऐसा कहा कि आप ऑफिस में फाइलें पकड़ाएं। आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, क्या आपका कभी मन बना कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ? देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, ऊपर से हम गांव समाज से जुड़े हुए हैं। इतना कुछ घटने के बाद भी हमारे माता पिता ने हमेशा यही चाहा कि हम आर्मी में अच्छे पद पर जाएं, फौज में जाएं या पुलिस में जाएं। हमारा भी मन हुआ, हमने भी एक दफ़ा कोशिश की थी। हमारे पिता खैर इतना हमें नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि जब हमारे पिता वहाँ से आर्मी से वापस आए थे तो शायद मेरे ख्याल में उनको सरकार द्वारा या डिपार्टमेंटली द्वारा कोई भी हेल्प, कोई भी मेडिकल, कोई भी आज तक ग्रेजुएटी, कोई पेंशन सरकार द्वारा ना दी गई और ना ही
आर्मी द्वारा दी। तो मन तो बड़ा कठिनाई में गुजरा। हमें दुख इस बात का है कि हमारे पिता ने 40-45 साल उम्र में वहाँ से आने के बाद मजदूरी करके हमारे पूरे परिवार को पाला। उस स्थिति में देखिए, जो आदमी काम करने के आराम करना चाहता है, उस स्थिति में उस आदमी ने इस मुजफ्फरनगर में आके सिलाई करना सीखना शुरू किया। काज बटन सिलाई, हमारी माता हर समय इस कार्य में उनका हाथ बटाया और आज हमें इस काबिल बनाया, मेहनत मजदूरी करके। जिस समय हमारे पिता हमारे यहाँ आए, सिर्फ एक बाल्टी थी, हमारे 5 बच्चों को पता नहीं कैसे कैसे करके उन्होंने चावल का और दाल का जुगाड़ किया और उसमें नीचे कूड़ा कचरा आग लगा करके लकड़ी से हमें खाना भी खिलाया। आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हो? हाँ, मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन भ्रष्टाचारी वो भी हमारे बीच में आई। या हो सकता है कि हमारी किस्मत ही ऐसी थी। बिजनौर गए थे हम कभी पुलिस की भर्ती के लिए, सब चीज नापतोल होने के बावजूद भी वहाँ पर भी भ्रष्टाचारी की जड़ हमें दिखाई गई। क्योंकि जो अधिकारी हमारे साथ वहाँ पर नापतोल के लिए बुलाया गया था, उन्होंने भी हमसे 10,000 रुपये की डिमांड की। आपके पास 10,000 हैं तो आप इधर आइए, नहीं तो साइन करके अपने घर जाइए। ये शब्द उस अधिकारी के थे, जबकि हमारे पिता ही वहाँ पर इस भर्ती के लिए लेके गए थे, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ से भी आंख में आंसू के अलावा वापस कुछ नहीं ले पाया। कुछ दिन से समाज सेवा कर रहे हैं, एक वर्ष आपको हो गया है, आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो इससे पहले आप किसी संगठन में या राजनीति पार्टी में रहे हैं या कोई और कार्य करते थे? नहीं, मैंने लगभग 2003 या 4 से मेरा जो संगठनों में आने का मौका मिला वो अखिल भारत हिंदू महासभा से मिला। हिंदू संगठन है, हिंदू पार्टी है, और धीरे धीरे हमने सोचा कि भाई जनसेवा तो करनी है, क्योंकि ये मैंने प्रण बचपन में ले लिया था जब हम मजदूरी करते थे। मैंने भी करीब 11-12 साल की एज में हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर बुलेटिन एक अखबार, प्रमुख अखबार है, उसका सांध्य दैनिक अखबार निकलता था, उत्तम बुलेटिन। तो अपने घर पालने के लिए या अपने ये समझिए कि अपने पिता का हाथ बटाने के लिए हमने वो अखबार भी सड़क पर आवाज मार मार कर, बसों में, हर जगह, होटल पे, रेस्टोरेंट पे हमने आवाज मार मार के 25 पैसे का अखबार उस समय वो चलता था, हमें उस पर अखबार पे 5 पैसे मिलते थे एक अखबार की कॉपी पे। 50 कॉपी से 25 कॉपी से हमने शुरू किया था, तो हमने वो 250 कॉपी तक पहुंचाया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही। उसके बाद धीरे धीरे हमने नौकरी करनी शुरू की, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे दुकान पे पानी पिलाना हो, सफाई करनी हो। सड़क पे हमने और मेरे भाई ने, दोनों ने सड़क पे जूते तक भी बेचे हैं लगा। आज भी वो दुकानें, शोरूम मौजूद हैं जहाँ पे कभी हमने सेल्समैन का काम भी किया है। लेकिन मुझे इस बात से कोई मतलब बताते हुए कोई हिचक नहीं है, क्योंकि जब आदमी कुछ करता है जब भी कुछ बनता है। तो मन में हमने उसी समय सोच लिया था कि एक ना एक दिन हमें समाज की सेवा करनी है, गाँव की सेवा करनी है, और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ जैसी उनकी परिस्थिति होगी उनकी हेल्प भी करनी है। अब उस वक्त तो बहुत शायद हमें ये नहीं था कि आज कुछ हो जाएंगे, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, तो आज हमें ये लगता है कि वाकई में ही अगर कोई आदमी प्रण करता है और सही तरीके से चलता है तो एक दिन उसकी जीत निश्चित होती है। यही सवाल किया था कि आप किसी संगठन में या किसी राजनीतिक दल में रहे हैं समाज सेवा से पहले? हाँ, मैं हिंदू महासभा से रहा हूँ और 2009 में लोकसभा का मैं प्रत्याशी भी रहा हूँ उसमें। हमें पता था कि हम कुछ नहीं है, जीरो हैं। बहुत से हमारे साथ के लोग भी थे, उन्होंने भी समझाया कि आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो आपका तो कोई अभी माहौल भी नहीं है, आपको कोई जानता भी नहीं है, आपको तो कोई वोट भी नहीं देगा। लेकिन हमने अपने साथियों से, अपने मिलने वालों से सिर्फ एक शब्द कहा था कि हम अकेली अपने परिवार में भी मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, मैं अपनी वोट गिरूंगा, क्योंकि वोट गिरने का और इलेक्शन लड़ने का हर आदमी का अधिकार है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का एक ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। तो हमने एक प्लेटफार्म बनाने की कोशिश की थी, वो हमने बनाया भी। कुछ लोगों ने हमें दबाव भी बनाया, राजनीतिक पार्टियों ने भी बनाया, यहाँ तक कि हमको धमकी भी दी गई, पैसों की भी ऑफर दी गई, लेकिन हम नहीं हटे। देखिए, इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से, जब आपने इतनी बात मेरे जीवन के बारे में पूछी है, तो एक बात मैं विशेष और बताना चाहूँगा कि बहुत प्रयास करने के बाद भी, जैसे कि हमारे पिता अपना सब कुछ खत्म करके मुजफ्फरनगर वापस लौटे थे, तो सरकार द्वारा और आर्मी सेल द्वारा एक वादा किया गया था हमारे पिता को कि जैसे आपकी लड़ाई में एक आंख डैमेज हो गई है, उसके बदले हम आपको आपके बच्चों की परवरिश के लिए कुछ ज़मीन आपको आपके गांव के क्षेत्र में, भोपा क्षेत्र के हम रहने वाले थे, जोली में आपको 20 बीघा ज़मीन दी जाएगी। लेकिन खुद डीएम साहब भी मौके पे पहुंचे थे, उस समय के जो डीएम थे वो भी मौके पर पहुंचे थे, हमारी माता से मिले भी थे। उन्होंने पटवारी को ये भी कहा था कि इनकी ज़मीन अलाट करके आप इनके नाम कराइए। लेकिन उस समय जो पटवारी रहे होंगे, हमारे बाबा जी ने उनसे बात की, तो वहाँ भी भ्रष्टाचार, वहाँ भी सिर्फ 50 रुपये रिश्वत के कारण वो ज़मीन आज तक हमारे नाम नहीं चढ़ी। हमारे पिता ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उस समय तो शायद हमारे पास ऐसे भी नहीं था कि हम एक लेटर लिख के उसके ऊपर एक रसीदी टिकट लगाने के भी पैसे हमारे पिता के पास नहीं थे। थोड़े
10-15 साल पहले मैंने प्रयास किया था, एक लेटर डाला गया आर्मी हेडक्वार्टर को, तो वहां से जवाब लिखा आता है कि आपके इस मैटर को 31 साल पुराना हो गया है, आपके पिता के जो भी डॉक्यूमेंट थे वो जला दिए गए हैं। क्या मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछता हूँ, क्या डिपार्टमेंट को ये अधिकार है कि जो मुख्य लड़ाई है उनके डॉक्यूमेंट जो भी है, क्या उनको जलाने का रिकॉर्ड जो उनका अधिकार है? या जो हमारे पिता को जमीन दी गई थी उसमें 50 रुपये अगर पटवारी मांग रहा है, 50 रुपये ना देने की वजह से वो ज़मीन हमारे पिता के नाम नहीं हुई है, वो ज़मीन कहाँ है? मेरा मन हुआ संघर्ष करने का, लेकिन संघर्ष आदमी तब करता है अगर उसका वजूद, उस टाइम तो वजूद भी नहीं थे, वजूद में होते तो शायद हमारे साथ ये सब कुछ ना होता और हम भी सरकार से अपने पिता की जो उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी आँख खोई है, अगर एक आर्मी में रहने के बाद हमारे जैसे परिवार को मजदूरी करनी पड़े या परिस्थितियों का शिकार होना पड़े, तो मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो जब से देश आज़ाद हुआ तभी से चला आ रहा है। मेरे आपके माध्यम से अगर ये कहीं इंटरव्यू समाज में, सरकार के सामने अगर उनके सामने आता है तो मेरी उनसे निवेदन है कि मेरे पिता का जो भी इस देश के ऊपर उन्होंने अपनी सेवा करते हुए जो भी प्राप्त किया है, तो वो मेरी माता जी आज भी जीवित हैं, आज भी हम चेक करा सकते हैं, कोई उनकी पेंशन नहीं है, कुछ सरकारी मदद नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पिता कैंसर पीड़ित होकर मरे हैं, कोई भी आर्मी अस्पताल से उनको इलाज भी नहीं मिला, क्योंकि वो बोलते थे कि आपके पास जब ऊपर से कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति गाना गुनगुनाता रहता है, तो आप कौन सा गाना गुनगुनाते रहते हैं? देखिए, मेरे 2 गाने, कभी कभी जब मेरा मन विचलित होता है तो मैं 2 गाने गुनगुनाता हूँ। एक तो है इसमें, इतनी शक्ति हमें न दे देता था, मन का विश्वास हमारा कमज़ोर ना हो जाता, एक ये गाना है। दूसरा, आप देखते हैं कि कुछ यार दोस्त जिनके पास मतलब कुछ नहीं होता और वो सड़क पे जब जीवन अपना व्यतीत करते हैं, अनिल कपूर जी जो हैं, पूरी दोस्तों के साथ एक गाना गाते हैं, खो गया ये समा, खो गया ये रास्ता। 2 गाने मेरे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। अच्छा, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? देखिए, वैसे तो जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने आप के तो जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे माता पिता, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। अच्छा, खाने में आप क्या पसंद करते हैं? देख, खाने में मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। लॉकडाउन में आपने किस तरह के लोगों की मदद की है? देखिए, लॉकडाउन में हमारे आसपास के जितने भी अधिकतर लोग थे शहरी क्षेत्र में, तो जैसे ही हमारे टीम द्वारा कहीं से भी सूचना आती थी कि उस परिवार में ये समस्या है। देखिए, वैसे सरकार अपने स्तर से काम कर रही थी, हर सामाजिक संगठन अपने स्तर से काम कर रहा था, लेकिन हमने वहाँ पे काम किया क्योंकि कुछ क्वालिटी ऐसी होती है मिडिल क्लास के, जो जैसे हम जैसे लोग होते हैं वो मर जाएंगे लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे। हम जगह जगह गए, देखा कि कुछ परिवार ऐसे हैं कि वो भूखे तो हैं लेकिन अपनी इज्जत और अपने सम्मान के सामने वो भूख क्या कुछ भी नहीं कर सकते, किसी से मांग भी नहीं सकते। कुछ परिवार ऐसे थे हमारी टीम द्वारा बताए गए, तो वहाँ के सूखा राशन। इसके अलावा उस समय हम हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक भी थे, हमारी टीम भी लगी हुई थी, लेकिन अपने प्रयासों से लग के आपस में मिलजुल कर जहाँ भूखे हुए वहाँ पे खाने के पैकेट भिजवाए गए, किसी को दवाई की ज़रूरत हुई तो दवाइयाँ भिजवाई गई। कुछ हमारे पत्रकार बंधु थे, देखिए आदमी सब कुछ देखता है लेकिन जो अपने साथ के आदमी हैं, हमारे आप लोग बीच के आदमी हैं, समाज के आदमी हैं, सरकार ने हर एक आदमी के बारे में सोचा लेकिन किसी ने भी कुछ, जैसे पत्रकार बंधु हैं, सफाई कर्मी हैं, इनको ज़्यादा कुछ उनको बेचारों को प्राप्त नहीं हुआ। पत्रकार भी बंधु भी हमारे इतने ही साथ रहे जितने सरकार के हर सरकारी विभाग की मशीनरी, फिर भी हमारे द्वारा उनको भी हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहने का वादा भी किया गया। समय समय पे उनको कॉल की गई, हर किसी से जितने हमारे साथ के साथी थे, अड़ोस पड़ोस के, उनके बारे में भी पूछा गया, भाई किसी भी तरह की आपको अगर स्थिति में परेशानी हो या ज़रूरत हो तो उसके लिए आप हमारी टीम को या हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के अदर भी फ़ोन आए हैं तो वहाँ भी हमारी टीम द्वारा हेल्प की गई है। तो हमने तो ये सिर्फ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मान के मिनी स्वार्थ किया है, आज भी करते हैं और करते भी रहेंगे। जैसे कि आज आपका जन्मदिन है तो कुछ हटके सवाल आपसे हम करेंगे, तो जैसे आप फिल्म तो देखते ही होंगे, तो आप किस फिल्म को पसंद करते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैं पारिवारिक जो निर्धन परिवार से जुड़ी होती है, जिनकी कहानी होती है कि आदमी क्या था, उसने जीवन में क्या किया, क्या उसने सीखा, तो पुरानी जो फिल्में होती हैं पारिवारिक,
उसमें जिसमें कुछ सीखने को समाज में एक संदेश मिलता है, तो ऐसी पिक्चरें मुझे पसंद होती हैं। भारत सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों को लाया गया है, किसान आंदोलन कर रहा है, काफ़ी दिन उनको हो गए हैं, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है, हर आदमी को आवाज़ उठाने का अपना अधिकार भी है, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो सामाजिक स्तर का हो, हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। लेकिन सर्वप्रथम हमारा जो है वो हमारा देश है, और देश का जो राजा, जो मुखिया होता है, देखो नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि राजा की बात सुनी जाए, क्योंकि अगर जनता ही राजा की बात नहीं सुनेगी तो इस तरह की स्थितियां पैदा होती रहेंगी। किसान, मैं भी, मेरे पिता भी किसान थे, मेरे बाबा भी किसान थे, किसान का ही बेटा हूं मैं, गांव से भी जुड़ा हुआ हूं। मुझे किसी किसान भाई से किसी भी तरह का कोई उनसे शिकायत नहीं कि उन्होंने धरना प्रदर्शन क्यों किया। देखो उनकी मांग है, और मैं भी चाहता हूँ कि मांग अगर उनको जेन्युइन लग रही है, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है, अगर किसान के साथ इस तरह का व्यवहार या इस तरह की बातें बनती हैं, किसानों की आड़ में देश की छवि को खराब करने का काम किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये वो लोग चाहते हैं जो इस देश में शांति नहीं चाहते। अब जैसे आप देख ही रहे हैं, सरकार की और किसान भाइयों की भी बात हुई है, सरकार को भी सुनना चाहिए, किसान भाइयों को अपनी बात भी सीधे रखनी चाहिए, और जो भी संशोधन या बिल वापसी की वो मांग कर रहे हैं। अब देखिए, सरकार ने कुछ समय का दिया भी था, 1-1.5 साल का समय भी दिया था कि हम इसे लागू नहीं करेंगे भी, इसमें संशोधन बैठ के बात होगी। माननी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए, और जो देश का राजा होता है वो अपने देश के हित में और किसानों के हित में बात करे, व्यापारियों के हित में बात करे, तो वही राजा सबसे ज़्यादा सक्षम होता है। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो देखा जाता है कि हर चौराहे पर, हर होटल के बाहर कुछ बच्चे खड़े होते हैं और वे भीख मांगते हैं। भीख मांगना एक अपराध होता है, तो प्रशासन पर इस पर किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए? देखो, प्रशासन को इस पर कार्रवाई नहीं, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो इस तरह के बच्चे हैं उनको नगर पालिका द्वारा या प्रशासन द्वारा उनको पकड़कर अपने पास बिठाकर उनसे पूछा जाए कि ये आप भीख क्यों मांगते हैं, क्या कारण है, उनके कारणों को ढूंढा जाए। अगर वो बच्चा पढ़ने लायक है तो अपने खर्चे पे, सरकार अपने खर्चे पे, सरकार द्वारा योजना भी चलाई गई हैं, और उनको देखा जाए कि परिवार कैसा है उनका। अगर परिवार नहीं है तो किस प्रकार से उनकी मदद होनी चाहिए? देखिए, मदद मैंने आपसे कहा है कि पहले तो सरकार को ये देखना चाहिए कि वो उनकी स्थिति क्या है, कि वो भीख क्यों मांग रहे हैं। अब जैसे आप देखते हैं, हमारे कार्यालय के नीचे कुछ एक मजदूर यूनियन खड़ी होती है टोटल। अब यहाँ पर क्या, मजदूर कम, शराबी और अपराधी ज़्यादा होते हैं इनमें। इनके कोई भी डिटेल सरकार के पास या यहाँ जिला लोकल प्रशासन के पास भी नहीं है। तो एक मुहिम ऐसी चलाई जाए कि इनकी, जैसे कि चौराहे पे भीख मांगते हैं, उनके आधार कार्ड नहीं है तो उनके बनवाए जाएं, यहाँ के रहने वाले हैं कि बाहर के रहने वाले हैं, सारी व्यवस्था एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज पे ज़रूर होनी चाहिए। और अगर वे अपने परिवार में सक्षम हैं तो उनको उनके परिवार में भेजा जाए। अगर उनके परिवार नहीं हैं तो सरकार सरकारी खर्चे पे उनको अनाथालय में डाले और पढ़ाई के लिए सारा खर्च सरकार करे। अगर वो भी नहीं कर रही तो सामाजिक संस्था, जो अपना आप को सभी कहते हैं कि हम सामाजिक काम करते हैं, उनसे संपर्क करें। हम जैसे जो करें, जैसे भी हेल्प होगी तो इस स्थिति में उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर शासन, प्रशासन या अन्य संस्थाओं द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आप किस तरह का? देखिए, अगर शासन प्रशासन दोबारा ध्यान नहीं दिया था तो हमारा प्रयास रहेगा, लगभग हम अपने मुजफ्फरनगर की, देखो हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि देखो हर किसी की भी मदद कर सकें, लेकिन अपने से जितना होगा, कम से कम अपने मुजफ्फरनगर की, अगर 10-20 अनाथ ऐसे भी हैं तो हमारी टीम अपने आप में दे सकता है कि उनको पढ़ा भी सकती है और उनको अनाथालय में रखा भी सकती है। खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, आज आपने इतना कीमती समय अपना इस छोटे से आदमी के सामने जो बातचीत के जरिए रखा, उसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर किसी के सामने जो बात नहीं कह पाता वो आज आपके चैनल के माध्यम से आपको बोली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।